लेट अस मूव अहेड विद आवर डिस्कशन ऑफ क्लॉज 7। अब क्लॉज 7 हमें क्या कहता है? तो क्लॉज 7 हमें कहता है इफ ही एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स or services or uses any designation or expressions other than what CA। तो what designation इसके ऊपर हम बात करेंगे on the professional documents, visiting cards, letterheads or signboards unless it be a degree of university established by law in India or recognized by central government or a title indicating a membership of ICAI or any of the other institution that has been recognized by CG or may be recognized by the council, provided that a member in practice may advertise through what a write-up setting out the details provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guidelines as may be issued by the council। तो ये अगर क्लॉज देखें तो ये क्लॉज को हम इसको दो हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट नंबर 6 तक ये क्या कहता है हमें, अगर समझो कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एडवर्टाइज करता है उसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स या सर्विसेज या डेजिग्नेशन यूज करता है। क्या होता है डेजिग्नेशन, इसके बारे में हम जल्दी चर्चा करेंगे ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स। तो ये लोग ने हमको बोला है कि हम कौन से डेजिग्नेशन हम यूज कर सकते हैं और क्या हम यूज नहीं कर सकते एज अ डेजिग्नेशन इन डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड्स। तो हम आगे बढ़े उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे पूरे क्लॉज 7 में हमें समझना क्या है भाई, थप्पड़ स्लैप। क्या भाई समझना क्या है भाई हमें, थप्पड़ स्लैप। तो सबसे पहले हम डी की बात करते हैं। डी से क्या आता है, डेजिग्नेशन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विद आवर डिस्कशन। तो डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रोहित श्रॉफ के नीचे में क्या लिखता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो मेरा क्या हो गया, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इफ यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस, क्या इफ यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है, एंड यू आर सीए नॉट इन प्रैक्टिस। इफ यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस देन यू मस्ट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमें कौन सा डेजिग्नेशन यूज करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मस्ट, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन माय फ्रेंड्स। कंपल्सरीली आपको कौन सा डेजिग्नेशन यूज करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, कैन नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन। तो इफ यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस यू मस्ट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। He can also mention degrees from university or in India और recognized by CG, ठीक है। जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CG, तो क्या हम उसको एज अ डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, यस। तो अपार्ट फ्रॉम CA क्या हम लोग दूसरी कोई यूनिवर्सिटीज की डिग्री है वो सारी चीजें हम डाल सकते हैं, यस। बट इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस कैन यूज एनी डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड दे आर नॉट यूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ डेजिग्नेशन। मतलब इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस, तो अब यहां पे मेरे को ऐसा नहीं बोला है कि यू मस्ट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन यूज एनी डेजिग्नेशन बट प्रोवाइडेड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर इफ यू आर यूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ डेजिग्नेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल समझो एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो फॉर एग्जांपल CA मुकेश वाइस प्रेसिडेंट, या यहाँ पे उसको लिखा हुआ है CA मुकेश ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो वो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हो एज अ डेजिग्नेशन तो फिर भाई इन दैट केस आप कोई भी और डेजिग्नेशन यूज नहीं करोगे। बट अगर समझो भाई कोई और यूज करना चाहो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज नहीं करोगे। तो इन केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस तो आपको बोल दिया था मस्ट लिखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस तो आपको ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ इफ यू आर सीए इन प्रैक्टिस हम कोई भी दूसरा लेटर, एनी अदर लेटर और डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ द बॉडी अप्रूव्ड बाय काउंसिल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीसा जैसे है, ठीक है, तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो दैट इज सर्टिफाइड, ये हम लोग अगर एज अ डिजिग्नेशन यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने दिया है, लेट अस से लॉयर्स है, क्या है भाई, लॉयर्स है। तो अब नाउ देयर ही इज अ लॉयर एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, तो ही इज अ लॉयर इन प्रैक्टिस ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या कह दिया गया है कि ही कैन मेंटेन 2 डिफरेंट विजिटिंग कार्ड्स। अगर एडवोकेसी मैटर के लिए है तो भाई वहां पे वो अपना डेजिग्नेशन नीचे क्या लिखेगा, एडवोकेट। बट अगर इफ ही इज यूजिंग दिस विजिटिंग कार्ड फॉर हिज सीए पर्पसेस तो फिर उसका डेजिग्नेशन क्या लिखा होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो 2 अलग अलग विजिटिंग कार्ड भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वी हैव बीन गिवन अ क्लैरिफिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉयर। बट क्या ऐसा कर सकते हैं कि सेम विजिटिंग कार्ड एक जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरी जगह टर्न करो तो एडवोकेसी, नहीं, 2 अलग अलग विजिटिंग कार्ड्स आपको रखने पड़े। तो ये क्या था हमारा डिस्कशन ऑफ डेजिग्नेशन। लेट मी अगेन टेक यू बैक टू द क्लॉज के क्लॉज यहाँ पे क्या कह रहा था हमें, ठीक है। लेट अस अगेन मूव बैक टू द क्लॉज 7। व्हाट वाज क्लॉज 7 ट्राइंग टू टेल अस,
सो अब यहाँ पे हम देखें तो भाई यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यूजेज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन सीए। तो हम देख चुके हैं कि हम कौन सा डेजिग्नेशन यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पे लोग ने क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर में एडवर्टाइज थ्रू राइट अप setting out the services provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guidelines as may be issued। तो भाई यहाँ पे क्या गाइडलाइंस इशू किए गए हैं देखते हैं हम लोग थप्पड़ स्लैब में। तो यहाँ पे हम लोग D1 तो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई डेजिग्नेशन में हमें क्या करना है। D2 में हमें क्या बोला हुआ है, क्या हम डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहीं पे भी बता सकते हैं, नहीं तो हम डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं बता सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द वेबसाइट। क्या ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ये डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे बता सकते हैं, ऑन द वेबसाइट, वरना आप डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये थप्पड़ के डी हो गए। टी से शुरुआत करते हैं। तो टी से हमें क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सेमिनार्स। तो वी आर अलाउड, ठीक है, वी आर अलाउड टू कंडक्ट व्हाट ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सेमिनार्स बट अनड्यू प्रोमिनेंस शुड नॉट बी गिवन टू द नेम ऑफ सीए। ठीक है, तो उसके भाई उसके गुणगान गाओ के देखो ये इतना बड़ा फेमस सीए आ रहा है, उसने इतने सारे कंपनीज का ऑडिट किया हुआ है, तो ऐसा अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं देना चाहिए। ठीक है, वरना ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सेमिनार्स आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत। फिर एडवर्टाइजमेंट इन प्रेस, अरे नॉट अलाउड, भाई हम लोग प्रेस में तो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हैं, बट लेकिन फॉर फ्यू रीजंस वी कैन डू इट। ठीक है, फॉर रिक्रूटिंग स्टाफ इन आवर ओन ऑफिस, हमें स्टाफ की ज़रूरत है, हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ न्यूज़पेपर में, यस। मेरे को एक आर्टिकल असिस्टेंट चाहिए तो उसके बारे में दे सकता हूँ, यस। ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू रिक्रूट, तो क्लाइंट के उधर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में या कोई भी जगह पे लोगों की ज़रूरत है, तो क्या मैं क्लाइंट के बिहाफ पे भी प्रेस में एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, यस दे सकता हूँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू रिक्रूट, अक्वायर, डिस्पोज प्रॉपर्टी XYZ, ऑल्सो फॉर द सेल ऑफ बिजनेस प्रपोर्शन व्हेन अ सीए इज एक्टिंग एज व्हाट, एज अ ट्रस्टी, लिक्विडेटर और रिसीवर। तो अगर मेरे को अपने क्लाइंट के क्या करने, असेट्स बेचने हैं, मैं लिक्विडेटर हूँ, तो क्या मैं एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ प्रेस में, यस। तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखना कि कहीं पे भी सॉलिसिटिंग हो रहा है तो वो नहीं चलेगा, बाकी सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट हमें अलाउ करेगा। ठीक है, फिर पी से फोटोग्राफ एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ इन मैगजीन, तो येस इट इज़ अलाउड। ठीक है, तो हमारे बारे में एक ब्रीफ पर्टिकुलर्स या फोटोग्राफ हमारा मैगजीन में छप सकता है, प्रोवाइडेड वी हैव नॉट पेड कैश, कि भाई मेरा फोटो वहाँ पे छाप दिया जाए, इसलिए मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अगर वो लोग मैगजीन वाले अगर मुझे कवर करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑल्सो देयर शुड बी नो मेंशन ऑफ द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और एनीथिंग एज सच। फिर उसके बाद देखोगे तो अपीयरेंस ऑन अ टीवी, फिल्म्स, रेडियोस, प्रेस, सेमिनार इज अलाउड। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन वी शुड गिव नो रेफरेंस टू द नेम, एड्रेस, सर्विसेज ऑफ द फर्म। ठीक है, एंड नॉट टू सेइंग एनीथिंग जिसके वजह से ऐसा लगे कि मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। मैं खुद तो नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम क्या मैं सामने वाले होस्ट को कह सकता हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे बारे में ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल दी जाए, नहीं तो इवन द होस्ट मे नॉट से, मुझे होस्ट को भी मना करना पड़ेगा कि देखो भाई मेरा प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट मुझे मना करता है, तो प्लीज़ मेरे बारे में ये सारी चीज़ें ना बोली जाए। फिर उसके बाद साइन बोर्ड, तो आई कैन नॉट यूज़ ग्लो साइन बोर्ड्स। ठीक है, लार्ज साइन बोर्ड्स, कहीं पे ऐसा देखा है कि जैसे हम लास वेगस में चल रहे हैं वैसे सीए का ऐसा चमकता चमकता बोर्ड दिख रहा है, नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। ऑल्सो एट रेसिडेंस, नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड ऑफ हिमसेल्फ इज अलाउड बट नॉट ऑफ द नेम ऑफ फर्म। तो मैं अपने घर के बाहर मेरा नाम लगा सकता हूँ, बट लेकिन क्या मेरे फर्म का साइन बोर्ड लगा सकता हूँ, नहीं, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू सॉलिसिटिंग। तो वो सारी चीज़ें भी हमें करने से मना कर दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद L1 से लोगो। ठीक है, अब ये लोगो भी हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, ICAI का। सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, ICAI का। अब क्या नया कहा गया है यहाँ पे, तो आज कुछ नया हो जाए इन केस ऑफ व्हाट, CA लोगो। तो ICAI कहता है वी नीड टू यूज दैट कॉमन CA लोगो टू प्रमोट द ब्रांड ऑफ CA प्रोफेशन and responding to the long felt need to have a symbol for CA profession in India, ICAI has come up with a unique logo which could be used by all other members in practice or not। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में होने की ज़रूरत नहीं है, इवन इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर भी आप वो लोगो यूज़ कर सकते हैं। The council has decided that use of a logo in the stamp is permissible subject to what CA logo guidelines। तो हम स्टैम्प में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने क्या दिया है भाई, CA लोगो के लिए गाइडलाइंस दी है। तो अंडर चैप्टर 16 में क्या दी हुई है हमें, लोगो की गाइडलाइंस। तो अब क्या है ये लोगो को गाइडलाइंस, तो लोगो कंसिस्ट ऑफ अ CA, ठीक है, टिक मार्क इनसाइड द राउंडेड रेक्टेंगल विद अ वाइट बैकग्राउंड। तो हमारा कैसा है भाई पूरा का पूरा बैकग्राउंड, वो पूरी चीज़ यहाँ पे वो लोग ने डिस्क्राइब की है कि हमारा कैसा दिखता है लोगो। फिर बाद में द लेटर्स CA हैव बीन पुट इन ब्लू, द कॉर्पोरेट कलर,
which is this color? A corporate color which not only stands out on the background but also denotes what? Creativity, innovativeness, knowledge, integrity, trust, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड डेप्थ। तो ये सारी चीज़ें डिनोट करता है ये ब्लू कलर। साथ ही साथ वो लोग क्या कह रहे हैं? द अपसाइड टिक मार्क typically used by CAs has been used to symbolize the wisdom and value of the professional। तो टिक मार्क किसके लिए है? To symbolize the wisdom and the value of the professional। Members are encouraged to use the new logo as published here as it is। Do not change the design, कलर्स इंक्लूडिंग द वाइट बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे इसका ना तो डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, ना तो कलर चेंज कर सकते हो, पीछे के वाइट बैकग्राउंड के बदले भी आप कोई यूज़ नहीं कर सकते। ऑल्सो दिस से प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम रोटेटिंग और टिल्टिंग द लोगो। मतलब आप इसे टिल्ट करके मत लगाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सीधा जैसा जैसा लोगो दिया हुआ है वैसे के वैसे यूज़ कीजिए। तो ये क्या था? हमारा गाइडलाइंस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ CA लोगो। नई चीज़ आई हुई है तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दे में आस्क यू टू राइट और दे में आस्क यू एन MCQ। तो दिस वाज नथिंग बट अ वेरी सिंपल गाइडलाइंस ऑन द CA लोगो, ठीक है। आगे के पॉइंट्स देखते हैं अंडर क्लॉज 7। फिर L2 से पब्लिसिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑफ अ पोजीशन ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। तो भाई हम चुनाव में खड़े रह रहे हैं तो क्या हम अपना प्रचार कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वी आर द मेंबर्स ऑफ ICAI, कि हम क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट कहीं पे भी फर्म का नाम यूज़ कर सकते नहीं हो। फिर उसके बाद ए से एडवर्टाइजमेंट बाय लिस्टिंग इन डायरेक्टरी और लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर बॉडी। तो येस इट इज अलाउड, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड द नेम ऑफ द क्लाइंट्स एंड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय हिम। तो मेरा लिस्टिंग हो सकता है, बट लेकिन भाई मैं कौन से क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ वो नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग इन लिस्टिंग इन डायरेक्टरी और लिस्ट ऑफ मेंबर्स? तो काफ़ी बार समझो ITAT क्या करता है, एक लिस्ट बना रहा है कि कौन से CA ITAT के लिए सर्विस दे रहे हैं, तो मैं अपना नाम उस डायरेक्टरी में डलवा सकता हूँ। पर वहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, देखो मुकेश अंबानी के लिए अभी इसी ने लड़ी थी लड़ाई, क्या भाई इन्फोसिस के लिए अभी यही आया था हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। बाकी उस डायरेक्टरी में अगर आप आपका नाम डलवाना चाहो तो डलवा सकते हो। फिर P1 से प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी इन विच CA इज अ डायरेक्टर। तो भाई वहाँ पे कहीं पे भी फर्म नेम नहीं चलेगी। ऑल्सो देयर शुड बी नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एनीथिंग। एंड लास्टली P2 से हमें कहा जाता है प्रेस नोट ऑन सक्सेस ऑफ अ कैंडिडेट इन एग्जाम। तो भाई अगर समझो मेरा एक आर्टिकल असिस्टेंट है भाई, वो AIR1 लेके आया है, तो क्या मैं उसके बारे में प्रेस नोट दे सकता हूँ? यस, दे सकता हूँ। बट क्या दे सकता हूँ? उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका बैकग्राउंड। आई कैन ऑल्सो गिव ए सक्सेस डिटेल्स के कितना मार्क्स आया, ठीक है, कौन सी रैंक है, नेम एंड फर्म ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है, बट नो अनडिजायरेबल पब्लिसिटी ऑफ आर्टिकल, प्रिंसिपल और फर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ, डिटेल्स दे सकता हूँ, बट लेकिन अनडिजायरेबल मेरी पब्लिसिटी या आर्टिकल की पब्लिसिटी, फर्म की पब्लिसिटी, ये सब मैं नहीं कर सकता। आर्टिकल की भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो भी तो क्या बन चुका है अभी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते नहीं हैं। क्या ये सारी चीज़ें हम कर सकते नहीं हैं? अब यहाँ पे ICAI ने हमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, तो हमें पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लॉज 7 ICAI's क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई दिखेगी, अनोखी दिखेगी। तो भाई आज कुछ नया नहीं, बहुत कुछ नया हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे ICAI ने हमें क्या कहा है। सो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यू, और ICAI कहता है कि अगर एक मेंबर है हु इज एम्पैनल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर, then in that case he can mention that in his respective visiting card or the letterhead as well, because that has been recognized by the central government. फिर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स के लिए ICAI कहता है कि भाई देखो, रिपोर्ट्स जो हम इशू करते हैं, इट ब्रिंग्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द नोटिस ऑफ पब्लिक इन ग्रेटर और लेसर डिग्री। तो वहाँ पे हम बहुत सारा नोटिस में आते हैं, लोगों की नज़रों में आते हैं। तो इसलिए ICAI कहता है कि मेंबर्स में हाउएवर नोट दैट they should use what letterheads of their firm for issuing reports and certificate। तो जब भी हम reports and certificate इशू करते हैं तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमारा letterhead यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद अपियरिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंक्लूडिंग इंटरनेट हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं। ये कहते हैं मेंबर्स कैन अपियर ऑन टेलीविजन्स, films and internet and agree to broadcast in the radio or give lectures at forums and give their names and description themselves as CA। तो हम मूवी में आ सकते हैं, टेलीविजन में आ सकते हैं, रेडियो में आ सकते हैं, हर जगह पे आके हम हमारे नाम के आगे क्या लगा सकते हैं? CA लगा सकते हैं।
but special qualification or specialized knowledge directly relevant to the subject matter of the program may also be given. तो जो सब्जेक्ट मैटर है विच इज़ डायरेक्टली रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर, उसके बारे में हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हमारा जो क्वालिफिकेशन है, वो हम कह सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं आके कह समझो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में कुछ कह रहा हूँ, एंड इफ आई हैव द स्पेशलाइजेशन देयर, स्पेशल क्वालिफिकेशन देयर, तो उसके बारे में जिक्र कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है. तब जाके तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ भाई इसकी सुननी चाहिए. फर्म नेम में ऑल्सो भी मैंशन, माई फ्रेंड्स ये बहुत रेयर कहा जाता है, तो फर्म नेम में ऑल्सो भी मैंशन. हाउएवर एनी एग्जैगरेटेड क्लेम और एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. तो हम कहीं पे भी ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें बात नहीं बोल सकते कि हम ही बेस्ट फर्म है, हमारे अलावा भाई कोई ये चीज़ में कुछ कर भी नहीं सकता है, हमसे बेटर कोई और है भी नहीं, दूसरी वो फर्म है तो देखो उससे बेटर हमारा परफॉर्मेंस है, हमारे पास उनसे ज़्यादा बेटर क्लाइंट्स है. तो वो सारी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ना तो हम एग्जैजरेटेड क्लेम्स दे सकते हैं. व्हाट ही मे से or write must not be promotional of his firm, but must be objective professional view under the टॉपिक अंडर कंसिडरेशन. तो मैं मेरे फर्म के बारे में लिख सकता हूँ, मेरे बारे में लिख सकता हूँ, बट कोई एग्जैगरेटेड क्लेम नहीं. कंपैरिजन में जो भी हम लिखे उसके वजह से कहीं पे भी हमारा प्रमोशन नहीं होना चाहिए. जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है इन दैट कंटेक्स्ट बस उतनी चीज़ें हम लिखेंगे. फिर पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट्स टू पोजीशंस ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस. ठीक है, फॉर द व्यू ऑफ मेंबर्स ऑन द मैटर्स सिमिलर इंपॉर्टेंस. तो हम उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, बात चीज़ें बता सकते हैं. मेंशन, यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं भाई, मेंशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट इज डिजायरेबल इन सच केसेस. what should be aimed is to achieve suitable publicity for the institute and its members generally. तो अगर कहीं पे भी आप ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो जिसके विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट कहता है कि लिखो कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके वजह से आपकी नहीं बट एटलीस्ट इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी होगी, बाकी सारे मेंबर्स की होगी, सीए का ओहदा और बढ़ेगा, लोग और हमें रिस्पेक्ट देंगे. तो वहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर मेंबर्स गिविंग टॉक्स or lectures or attending conferences may describe themselves as CA only when they are acting in their capacity as CA. तो भाई जहाँ पे अगर मैं नॉर्मल कोई टॉक दे रहा हूँ जहाँ पे सीए की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मुझे अपने आप को एज अ सीए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. बट जहाँ पे मैं ऐसी कोई चीज़ें बता रहा हूँ वेयर इट इज़ आई एम कंसर्न इन माई कैपेसिटी एज अ सीए, ओनली उन दैट केस में सीए यूज़ कर सकता हूँ. However, reference to the professional firm of the member should not be given. तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि आई एम अ सीए, बट लेकिन फर्म नेम के बारे में कहीं पे भी मैं जिक्र कर सकता नहीं हूँ. तो ये उन्होंने काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. फिर राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस. तो मेंबर्स राइटिंग आर्टिकल्स or letters to the press on subject connected with the profession may give their name and use the description CA. तो कहीं पे भी हम लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, CA. तो दिस वाज राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस. फिर साइन बोर्ड के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें विस्तार में बताई है कि हम क्या कर सकते हैं साइन बोर्ड में और क्या नहीं कर सकते. तो विद रिगार्ड टू द विद रिगार्ड टू द साइज ऑफ द साइन बोर्ड फॉर हिज ऑफिस that a member can put up, it the matter in which the member should exercise his own discretion and when good take while keeping in mind the appropriate visibility and illumination. मतलब हमें कहा गया है कि आप खुद के प्रोफेशनल जजमेंट से देखो कि भाई कितने बड़े बोर्ड की ज़रूरत है, आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा. ये सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है. तो काफ़ी बार अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को यहाँ पे थोड़ी लाइट्स लगानी पड़ेगी तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है. साइज़ अगर थोड़ी बड़ी करनी पड़े तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट लेकिन दैट इज़ लेफ्ट एट नाउ एट योर ओन डिस्क्रिशन कि कितने साइज़ की चाहिए. ठीक है, सब जगह अलग अलग होगा, कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होगी तो शायद वहाँ पे हमें लाइट्स डालनी पड़ेगी, कोई बहुत एकदम इंटीरियर में होगा तो शायद थोड़ा बड़ा बोर्ड बांधना पड़ेगा. सो इट इज़ विजिबल. तो यहाँ पे बोल दिया है कि ये बोर्ड सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्रमोशन टेक्निक. तो विजिबिलिटी के लिए जितनी भी साइज़ की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो. However, use of glow signs or lights on large signs boards as used by the trader shopkeeper is not permissible. तो भाई एकदम चमकता चमकता ऐसा थाईलैंड जैसा, लास वेगस जैसा ऐसा चमकता चमकता आप बोर्ड नहीं लगा सकते. एकदम बड़ा सा जैसे अपन सीलिंग के ऊपर जाते हैं, एक बड़ा सा नेटफ्लिक्स का बोर्ड जैसे लगता है, आईफोन का एडवर्टाइजमेंट आता है, उतना बड़ा लार्ज साइज लगा के उसके ऊपर बहुत सारी रोशनी तुम डाल रहे हो, तो वो सब नहीं चलेगा. ठीक है, तो दैट दे हैव सेड कि नो दैट इज नॉट परमिसिबल. अ मेंबर कैन हैव a name or the name board at the place of his residence. ये पहले भी कहा गया था.
with the designation of CA, provided it is a name plate or the name board of an individual member and not the firm. ठीक है, तो इंडिविजुअल मेंबर का आप रेसिडेंस के ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हम अपने फर्म नेम का लगा सकते हैं हमारे रेसिडेंस के ऊपर? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये क्या था हमारा साइज ऑफ साइन बोर्ड. साथ ही साथ पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें विस्तार में बताई है कि उन्होंने नोटिस किया कि देयर आर अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स. So, the council's attention has been drawn to the facts that more and more companies are appointing CAs as director on their board. The prospectus or the public announcement issued by these companies often publish descriptions about the CA's expertise, specialization and knowledge in any particular field or add application or adjective to their names. Attention of the members in this context is invited the provisions to clause 6 and 7 of part 1 of the first schedule. तो यहाँ पे भाई उन्होंने क्या बताया है? Members should take necessary steps to ensure that such prospectus or public announcement or public communication, क्या such prospectus, public announcement or communication do not advertise his professional attainments and do not directly or indirectly amount to solicitation. तो अगर मेरा नाम कोई प्रोस्पेक्टस में आ रहा है, पब्लिक अनाउंसमेंट या कम्युनिकेशन में तो आए, पर कहीं पे भी मेरी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा एंड कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जाएगी विच माइट लीड टू व्हाट सॉलिसिटेशन, बिकॉज वो तो हमें क्लॉज 6 में मना कर दिया गया है. It is advisable for a member that as soon as he is appointed as a director of the board of the company, he should invite the attention of the management to the aforesaid provision. Because बाकी सारे लोग को नहीं पता होगा तो हम उनको बताएंगे, देखो कि we are a chartered accountant, we are a member of the institute, तो हमको ये सारी चीज़ें लगती है, तो प्लीज़ हमारा नाम कहीं पे ऐसे यूज़ ना किया जाए, हमारे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कहीं पे आप ऐसा ना दिए, कहीं पे भी ऐसी कुछ चीज़ें मत लिखे विच माइट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग. तो वी आर जस्ट ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू दिस प्रोविजन and should request that before any such prospectus or public announcement or public communication mentioning the name of the member concerned is issued, the material pertaining to the member concerned should as far as practicable to got approved by him. तो भाई यहाँ पे हम उनसे कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ तू सारी चीज़ें उनसे अप्रूव करवा दे, पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दे कि भाई जहाँ जहाँ मेरा नाम आ रहा है एक बार मेरे से अप्रूवल लेना, बिकॉज आपको नहीं पता है कि भाई कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ऊपर लगते हैं. आपको लगेगा अरे इसमें क्या ही दिक्कत है, इतना तो हम लिख सकते हैं, इसमें क्या ही बुरी बात है, बट लेकिन हमारा कोड ऑफ एथिक्स हमें लिखने नहीं देगा, तो आप पहले एक बार अप्रूवल लीजिए. इन वे आईसीआई क्या करना चाहता है पता है? दे वांट टू पुट ओनस ऑन द मेंबर्स कि तू ऐसा आके बाद में मत बोल देना अरे उन्होंने लिख दिया मुझे कैसे पता चलेगा, आई वाज नॉट अवेयर. इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि एक बार तू उनको बोल दे कि मेरे अप्रूवल के बिना इसमें से कोई भी चीज़ इशू ना की जाए. फिर वो लोग कहते हैं भाई द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन सीए इज परमिसिबल, हाउएवर द मेंबर मस्ट इंश्योर दैट description about his expertise, specialization and knowledge in any particular field or other appellation or adjectives are not published with his name. Particulars about what directorships held by the member in other companies can however be given, but the name of the CAs in which the member is a partner should not be given. अर्थात हम कह रहे हैं कि भाई CA फर्म नेम नहीं करेंगे, आगे नाम के आगे आप CA लगाना चाहो तो लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं पे भी हम फर्म नेम के बारे में जिक्र करेंगे नहीं. तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट व्हाट पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता थी. नेक्स्ट, नेटवर्क फर्म्स एंड नेटवर्किंग गाइडलाइंस. अब इसके बारे में एट द एंड, ठीक है, इन द लास्ट वीडियो ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स मैंने विस्तार में सारी चीज़ें कवर की है कि नेटवर्क फर्म क्या है, उनको क्या एप्लीकेबल है. तो वो सारी चीज़ के लिए आप एट द एंड एक बार वो डिस्कशन देख सकते हो विच इज़ अ डिटेल 30 मिनट्स डिस्कशन, जिसमें मैंने सारी चीज़ें अबाउट द नेटवर्क फर्म जो लेटली आई थी आरटीपी में, पुरानी आरटीपी में, वो सारी चीज़ें मैंने एक और बार वहाँ पे कवर की है. सो यू कैन सी द लास्ट वीडियो इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर दिस. साथ ही साथ उन्होंने क्या की है भाई, गाइडलाइंस दी है फॉर राइट अप. ठीक है, तो जैसे हमें गाइडलाइंस मिली थी हमारे लोगों के लिए, वैसे ही उन्होंने क्या इशू कर दी है फॉर क्लॉज 7 गाइडलाइंस फॉर राइट अप. तो मेंबर्स में एडवर्टाइज थ्रू व्हाट अ राइट अप setting out the particulars of their firm and services provided by them, subject to the following guidelines, and must be presented in such manner as to maintain the profession's good reputation, dignity and its ability to serve the public interest. तो भाई ये आप राइट अप वैसे ही दो कि मेंटेन करेगा भाई हमारा गुड रेपुटेशन, डिग्निटी एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू सर्व व्हाट द पब्लिक इंटरेस्ट. सो यहाँ पे गाइडलाइंस हमें क्या कहती है, दैट द मेंबर्स firms should ensure that the content of the write-up are what true,
and to the best of their knowledge and belief are in conformity with these guidelines. ठीक है, तो ट्रू होने चाहिए और ये गाइडलाइंस के हिसाब से होने चाहिए. And be aware that the Institute of Chartered Accountants of India will neither approve a proposed write-up nor owns any responsibility whatsoever for such contents or claims by the writer member or the firms. मतलब ICAI इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है. तो write-up shall comply with the following conditions. क्या क्या? सबसे पहले, it shall be honest and truthful. Secondly, there should be no exaggerated claims for the services offered by the member or the firm, or the qualifications or experience of the member or of the partners or any other person associated with the firms. Thirdly, the member must not make any disparaging references और unsubstantiated comparisons to the work of the others. मतलब in short हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई दूसरे लोगों के साथ हम अपने काम का comparison नहीं करेंगे in the write-up. It should be not in nature that may bring the profession into disrepute. तो कोई भी ऐसी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे. It should not contain testimonials or endorsement concerning the members, name of the clients. ठीक है, both past and the present. मतलब हम लोग ने किसी टेस्टिमोनी, अमिताभ बच्चन की टेस्टिमोनी डाल दिया राइट अप में, तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेगी. It should not contain any information about the achievements, award, except the awards given by the central or the state government or regulatory bodies. So अगर गवर्नमेंट ने हमें कोई अवार्ड्स दिए तो उसके बारे में लिख सकते हैं. और any other position held, accreditations granted by any organization. तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. Monogram of any kind और यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैच वर्ड्स इज नॉट परमिसिबल. ठीक है, तो भाई हम वहाँ पे फ्रेज बेस लिख के आए, कैची चीज़ें लिख के आए, शायरी लिख के आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलेगी नहीं. तो मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर एज मे बी एप्लीकेबल इज मैंडेटरी टू बी मेंशन इन द राइट अप. ठीक है, तो वो तो हमें देना ही पड़ेगा. इट शुड नॉट बी ऑफ द फॉन्ट साइज एक्सीडिंग 14. तो फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए भाई? एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए भाई? 14 होनी चाहिए. It must not be violative of any provisions of the CA Act 1949, that CA Regulation 1988, Code of Ethics or any guidelines of the Council. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दी गई थी? It was nothing but the guidelines in context of the write-up. साथ ही साथ एक और छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी. So in case of a write-up क्या क्या देना है? So in case of a member, उसे देना है अपना नाम, उसका मेंबरशिप नंबर, एज, डेट ऑफ बिकमिंग एन ACA, डेट ऑफ बिकमिंग एन FCA, फिर उसके बाद डेट फ्रॉम विच द COP इज हेल्ड, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेज इज नोन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोफेशनल एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, CA लोगो, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज नहीं बोला है, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ हम दे सकते हैं. Details of the employees, that is number of CAs, other professionals, article, audit assistants, other employees. फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देयर पर्टिकुलर्स ऑन द लाइन्स अलाउड फॉर अ मेंबर एज स्टेटेड अबव. फिर व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड. फिर पोजीशन हेल्ड एज अ डायरेक्टर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट. तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. इन केस ऑफ अ फर्म, नेम ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन विद द इंस्टीट्यूट, फिर बाद में उसके बाद ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफेशनल एड्रेस, वर्किंग आवर्स, टेलीफोन नंबर, ईमेल, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर्स एंड देयर पर्टिकुलर्स, CA लोगो, डिटेल ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर CAs, अदर प्रोफेशनल, आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट, अदर एम्प्लॉइज, वो सारी चीज़ वहाँ पे आ जाएगी. फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म एंड देयर पर्टिकुलर्स ऑन द लाइन्स अलाउड फॉर द मेंबर्स एज स्टेटेड, सर्विस प्रोवाइडेड. यहाँ पे एक नई चीज़ है, अफिलिएशन विद द नेटवर्क रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट. द राइट अप मे हैव सिग्नेचर, नेम ऑफ द मेंबर, नेम ऑफ द पार्टनर, साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, प्लेस, डेट. ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ क्या है भाई? नेटवर्क फर्म जिसके साथ रजिस्टर्ड है वो भी चीज़ डाल सकते हैं. तो ये क्या थी कि इन केस ऑफ अ राइट अप, यहाँ पे आपको शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि राइट ऑल आर थिंग्स आर टू बी रिटन, बट ये सारी चीज़ें जितनी भी हम नई आई हुई है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर रहे हैं. सो ये था हमारा डिस्कशन इन केस ऑफ ICAI क्लैरिफिकेशंस इन केस ऑफ क्लॉज 7. अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं. सो जो क्वेश्चंस है दोज आर द पास्ट क्वेश्चंस, RTP क्वेश्चंस. तो ये जो सारी नई चीज़ें आई है शायद उसके ऊपर आपको क्वेश्चन डिस्कशन नहीं दिखेंगे, बट जितनी भी चीज़ें नई आई है इनफैक्ट दे आर हॉट फेवरेट, इसके ऊपर सवाल आने की संभावना है ज़्यादा है. अब देखते हैं इसके ऊपर सो फार क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं. तो क्वेश्चंस में यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? मिस्टर अदनान, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इज अ पार्टनर ऑफ 4 firms. While printing his personal letterhead, Mr. Adnan gave the names of all the firm in which he is a partner. चलेगा कि नहीं चलेगा?
चलेगा। ऐसा कहीं पे रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या कि भाई एक ही पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख सकते हो? तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू मेंशनिंग द फर्म्स नेम ऑन द पर्सनल लेटर हेड्स अंडर क्लॉज 7। तो यहाँ पे कोई भी बात दिक्कत की नहीं है, ही विल नॉट बी गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर बी, a practicing chartered accountant as well as qualified lawyer, was permitted by the Bar Council to practice as lawyer also. He printed in his visiting card where he mentioned his designation as chartered accountant and advocate. क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग विजिटिंग कार्ड प्रिंट करे तो बात ठीक है, पर एक ही में दोनों नाम मेंशन कर सकते नहीं है। Mr. Nigel, a chartered accountant in practice, delivered a speech in a national conference organized by Ministry of Textile. While delivering the speech, he told to the audience that he is a management expert and his firm provides services of taxation and audit at reasonable rates. He also requested the audience to approach his firm of chartered accountants for these services, and at the request of the audience, he also distributed his business cards and a telephone number of his firm to those audience. क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, definitely नहीं कर सकते हैं। तो he will be guilty not only under this clause but also under clause 6 because it amounts to what? Soliciting of client. तो दोनों clause के अंदर he will be guilty. Question 31, Mr. SP, a chartered accountant, obtains registration as merchant banker under the SEBI's rules and regulation and act as advisor to the capital issue of MB company. He designated himself under the caption merchant banker in client offer document and advisor to issue in his own letterhead, visiting cards and professional documents. एक practicing chartered accountant हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा designation यूज कर सकते हो? chartered accountant। तो ये जो बाकी सारे designation आपने यूज किए हैं वो चलेंगे। Question number 32, Mr. M, a chartered accountant in practice, has printed visiting cards which besides other details also carries a quick response code, that is a QR code. The visiting card as well as the QR code contains his name, office and a residential address, contact details, email ID and a name of the firm's website. तो क्या QR कोड चलेगा? तो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं पे भी हमें मना नहीं किया गया है कि हम QR कोड नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन अलाउड है, अगर उतनी ही इन्फॉर्मेशन अगर QR कोड में है तो हम डेफिनेटली वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 33, आर, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, a public company. The prospectus of X Limited mentions the name of R as a director along with his various professional attainments, his areas of specialization, expertise and the fields of international taxation. बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उसका नाम लिखना है तो लिखो, बट लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप जो लिख रहे हो वो चलने वाली नहीं है। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन बता रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कदापि चलेगी नहीं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑफ क्लॉज 7। शुरू करते हैं क्लॉज 8 के साथ। अब हमारा क्लॉज 8 क्या कहता है? इफ यू एक्सेप्ट अ पोजीशन एज अ ऑडिटर, तो क्या इफ यू एक्सेप्ट अ पोजीशन एज ए ऑडिटर previously held by another auditor, another CA or a certified auditor, ठीक है, held by another CA और certified auditor। certified auditor कौन है भाई? हमने बात की थी certified auditor कौन है भाई? जिसने whoever was holding certificate before CA Act 1949 came into force, उसके पहले जिसके पास भी certificate of practice था, वो बंदा भी क्या हो गया? in a way member of the institute। तो हम उस auditor की बात कर रहे हैं। तो accepts a position as a auditor previously held by another CA or certified auditor without first communicating with him in writing, ठीक है। तो अगर समझो आप एक ऑडिट एक्सेप्ट करते हो तो आपको आपके प्रीवियस, जिसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा इन राइटिंग। अगर आप ये कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए और सर्टिफाइड ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम राइटिंग। यहाँ पे हमारा क्लॉज खत्म नहीं हो गया, इसके ऊपर थोड़े डिस्कशंस हमें करने होंगे। तो भाई थोड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। सबसे पहले जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे है ना, दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट वेयर प्रीवियस ऑडिटर इज अ सीए। कहीं पे भी क्लॉज ने बोला स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं। मैं वापस लेट मी टेक यू बैक टू द क्लॉज। देखो क्लॉज क्या बोलता है? हेल्ड बाय अनदर सीए। क्या हेल्ड बाय अनदर सीए? कहीं पे भी क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात की? नहीं। तो अगर समझो मैं एक इंटरनल ऑडिट की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक इंटरनल ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं और प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर भी एक क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। बट मैं इंटरनल ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं और प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी इंटरनल ऑडिट में सीए होना जरूरी नहीं है।
तो प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर वाज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे उसके साथ कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये सब एवरी टाइप ऑफ ऑडिट में लगेगा वेयर द प्रीवियस दैट इज द प्रीडिसेसर ऑडिटर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलती है, तो आई होप ये चीज समझी, इसलिए मैंने इसको नोट्स में सबसे ऊपर रखा है। सेकंड, अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या है। फॉर एग्जांपल अपना प्रीवियस ऑडिटर जो है भाई, अपना प्रीवियस ऑडिटर हेलसिंकी है। कौन है? हेलसिंकी है। और अभी समझो प्रपोज्ड ऑडिटर, क्या प्रपोज ऑडिटर अपना ओस्लो है। क्या प्रपोज ऑडिटर कौन है? ओस्लो है। तो पहले ऑडिटर कौन था? हेलसिंकी। प्रपोज्ड ऑडिटर मतलब अभी कौन अपॉइंट होने वाला है? ओस्लो। तो अब ये ओस्लो की जिम्मेदारी है कि वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ, क्या प्रीवियस ऑडिटर के साथ क्या करे? बिफोर एक्सेप्टिंग, क्या करे? बिफोर एक्सेप्टिंग, मतलब ओस्लो ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि चलो मैं यही ऑडिट करूंगा, और उसके बाद फॉर्मेलिटी से क्लॉज 8 के खातिर उसे सिर्फ लिखित में बता रहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट, ये पर्टिकुलर ऑडिट एक्सेप्ट किया, जहां पे भाई बेचारा तू पहले ऑडिटर था। तो भाई ऐसा करके अपने को सिर्फ हेलसिंकी का ईगो हर्ट करना है क्या? नहीं, हमें एक्सेप्ट करने से पहले ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसके साथ एक रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो सेंड अ रिटर्न कम्युनिकेशन, क्या? सेंड अ रिटर्न कम्युनिकेशन, बट लेकिन व्हेन बिफोर एक्सेप्टिंग। बट अब ये रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करना है, उसके लिए भी हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब एक रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ठीक है, अब ये क्लॉज 8 क्या कहता है कि आपने उसके साथ लिखित में कम्युनिकेशन किया है, उसका हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। उसके पास हमारे पास लिए क्या होना चाहिए? एक प्रूफ, एक डिलीवरी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डिलीवरी प्रूफ कि सामने वाले बंदे को मेरा कम्युनिकेशन मिल गया। ठीक है, वरना मैं बोलूंगा अरे मैंने तो पोस्ट में डाल दिया था, अरे अब तक तेरे को मिला नहीं। तो भाई मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाले को मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन मिल गया है। इसलिए ये कैसे हम कर सकते हैं? इधर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इसको काफी बार क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में? RPAD, दैट इज रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और बाय हैंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, मतलब मैं उसको मिला भाई, ओस्लो हेलसिंकी को सामने सामने मिला, फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्यों? सीधा का सीधा दे दिया कि देखो मैं ऐसे एक्सेप्ट करने वाला ये ऑडिट, तू मेरे को राइटिंग में दे दे कि मेरा कम्युनिकेशन तुझे मिल गया। ठीक है, तू मुझे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे दे कि मैंने तेरे को ये कम्युनिकेशन दिया है। बट कोई भी दिन it will not be under a certificate of posting, so not under certificate of posting, as he must have what? पॉजिटिव एविडेंस दैट लेटर हैज रीच द प्रीवियस ऑडिटर। तो मैंने बोला ना आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पोस्ट डाल दिया है, पर क्या उसका क्या प्रूफ है कि सामने वाले बंदे को ये मिल चुका है। ठीक है, इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में नहीं चलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपको समझेगा कि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। तो भाई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू चलेगा, यस। अगेंस्ट हैंड चलेगा, बट सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट ले लो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लाइव लेक्चर्स में जब हम फेस टू फेस मिलते हैं तब वो पूछते हैं कि सर देखो हमारे वाले लोग सब तो क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। तो यस, ईमेल हम यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ सेकेंडरी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी कम्युनिकेशन कैन बी एन ईमेल फॉर्म कि भाई देखो हमने आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेज दिया है, हमारे पास ये डिलीवरी का जो भी है मिल भी चुका है, तो और ये सेम चीज़ हम आपको ईमेल में भी भेज रहे हैं। बिकॉज आज सारी डिजिटल एरा आ गया, अब पोस्ट की चीज़ें लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट फिर भी क्लॉज 8 को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी, क्या प्राइमरी तो भाई ऐसे ही जाएगा, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम ईमेल में भेज सकते हैं, बट प्राइमरी तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे ही हम लोग ने उसके पास पूछा, भाई हम लोग ने बोला कि भाई हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमने उसको बताया, तो सामने से उसका भी क्या आएगा? एक रिप्लाई आएगा। तो प्रीवियस ऑडिटर का भी रिप्लाई आएगा। तो दो चीजें हो सकती है, तो कि प्रीवियस ऑडिटर ने या तो रिप्लाई दिया विद इन अ रीजनेबल टाइम, या तो भाई रीजनेबल टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है कि भाई हेलसिंकी ने रिप्लाई दे दिया रीजनेबल टाइम के अंदर, या तो उसने रीजनेबल टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं दिया। अब कोई बोलेगा सर व्हाट इज रीजनेबल टाइम? ऑनेस्टली द रीजनेबल टाइम इज नॉट डिफाइंड। अरे कहीं पे भी क्लॉज 8 या कहीं पे भी हमें रीजनेबल टाइम जैसा डिफाइन नहीं किया है, बट यूजुअली यू कैन कंसिडर इट टू बी 7 वर्किंग डेज। ठीक है, 7 वर्किंग डेज जितना हम रुकते हैं उसके रिप्लाई के लिए, बट दिस इज जस्ट एज प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कहीं पे भी डिफाइन किया गया नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई प्रीवियस ऑडिटर का या तो रिप्लाई आया रीजनेबल टाइम में, या तो फिर रीजनेबल टाइम में रिप्लाई नहीं आया। तो अब अगर समझो रीजनेबल टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? We will try to perform alternative procedures to find the reasons। ठीक है, कि भाई कारण क्या थे कि उसने क्यों
हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों हमें रिप्लाई नहीं किया, कोई ऐसा कारण था। अगर समझो हम ऐसे कोई ठोस कारण नहीं मिलता है, हमें लग रहा है हेलसिंकी ने बस ऐसे ही रिप्लाई नहीं किया, तो ऑस्लो बोलता है भाई हेलसिंकी ने ऐसे ही रिप्लाई नहीं किया होगा, जल रहा होगा इसलिए रिप्लाई नहीं किया। ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है ना रिप्लाई करने का। इन दैट केस ही मे स्टार्ट विद द ऑडिट। क्या इन दैट केस ही मे स्टार्ट विद द ऑडिट, दैट इज ही मे स्टार्ट विद हिज वर्क। फिर कुछ रुकने की जरूरत नहीं है, वरना भाई वो सामने वाला बंदा रिप्लाई नहीं देगा, हेलसिंकी रिप्लाई नहीं देगा, तो ऑस्लो कभी ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। बट लेकिन उसके पहले डेफिनेटली ही हैज टू परफॉर्म दिस ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। बट लेट अस से कि भाई हेलसिंकी रिप्लाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो अब मुझे रीजंस को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। रीजंस को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। अब देयर आर फ्यू रीजंस, टू बी वेरी प्रिसाइज देयर आर एटलीस्ट 2 रीजंस इन विच केस मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को प्रीवियस ऑडिटर ने ये 2 कारण में से एक कारण दिया या ये दोनों कारण दिए, तो मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। बाकी केस में डिपेंड हो सकता है, तो भाई कौन से कारण दे सकता है। ठीक है, तो मैं रीजंस को एनालाइज करूंगा। तो अब रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन उसने मेरे को बोला कि देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139। अरे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, याद करो कंपनीज एक्ट। पता है मुझे कि भाई आपका भी फिलहाल प्रोफेशनल एथिक्स मैंने स्टार्ट किया है, फाइनल सी में कंपनी ऑडिट इसके बाद हम करने वाले हैं, पर इंटर का कुछ तो याद होगा। अरे भाई 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के भाई प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए हैं, नॉन कंप्लायंस है, तो भाई ऐसे ही अपॉइंट कर रहे हैं। भाई अपॉइंट करना चाहिए शेयर होल्डर्स को, बट लेकिन अपॉइंट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन दैट केस भाई जब वो लोग लॉ का ही पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम भी कैसे वहां पे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भाई प्रीवियस ऑडिटर तूने सही बात कही, भाई वहां पे 139 को कंप्लाई नहीं कर रहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो तूने नहीं किया, साथ ही साथ मैं भी नहीं करूंगा। तो अगर ये रीजन दिया मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरा, प्रीवियस ऑडिटर बोला भाई देख मेरे को मेरा पैसा ही नहीं दिया है, अरे मेरी फीस ही नहीं दी है। तो भाई जब वो मेरे को बोलेगा देखो मेरे 20 लाख रुपए लेने बाकी है, मेरे को अब तक नहीं दिए, तो हेलसिंकी बोल रहा है ऑस्लो डू नॉट एक्सेप्ट दिस ऑडिट, दे हैव नॉट पेड मी फीस ऑफ ₹20 लाख। तो ऑस्लो सबसे पहली चीज क्या पूछेगा, भाई तेरे बीच में, तेरे और उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था। हेलसिंकी बोला कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था, वो लोग ने बोला था बराबर है तेरी फीस, सही है हम तेरे को 20 लाख रुपीस देंगे, बट लेकिन इवेंचुअली मुझे दी ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई रीजन देता है, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस। क्या नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस, मतलब अनडिस्प्यूटेड मतलब इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन भी बनाया है भाई ऑडिटिंग फीस पेएबल, बट लेकिन अब तक उसे पे नहीं किया है। ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो अगर मेरे को ये भी रीजन देता है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है भाई, एज ऑस्लो ये ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर समझो ये अनडिस्प्यूटेड फीस अगर एक सिक यूनिट ने नहीं पे की, क्या एक सिक यूनिट ने नहीं पे की, सिक यूनिट मतलब क्या भाई जिसका नेटवर्थ नेगेटिव होता है, तो अगर एक सिक यूनिट ने अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं पे की, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई कंपनी के पास बेचारा पैसा ही नहीं है, इसलिए ऑडिट फीस पे नहीं की है। मैं इस बार उनसे बात कर लूंगा कि भाई देखो मेरी फीस भले कम होगी बट इतनी तो देनी पड़ेगी, तो इन दैट केस आई मे एक्सेप्ट। पर सिक यूनिट को छोड़ के कोई भी और कंपनी ने अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस नहीं पे की है, तो भाई इन दैट केस आई विल नॉट एक्सेप्ट। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी है, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 हमें ये कहता है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई काउंसिल जनरल गाइडलाइंस है, जो भी रेगुलेशंस है, जहां जहां पे कोरिलेट होते रहेंगे मैं आपको करवा लूंगा, एट द एंड हम वापस भी उसे देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमें समझ जाएगा ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर समझो अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं पे की है एक्सेप्ट फॉर सिक यूनिट, तो ये रीजन के वक्त भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब कोई बोलेगा सर डिस्प्यूटेड है, तो अरे आपने बोला सर अनडिस्प्यूटेड है, अब तक अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं की है तो एक्सेप्ट मत कर। पर अगर डिस्प्यूट है तो ऑडिटर बोलता है 20 लाख और भाई क्लाइंट बोलता है नहीं हमें तो 15 लाख ही पे करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक लिटिगेशन चल रहा है या तो एक डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में मैं क्या करूं, एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। उस केस में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट करके ही तुरंत हम क्या करेंगे पता है, वी विल ट्राई कि भाई डिसीजन किसके फेवर में आए, ऑडिटर के फेवर में, क्लाइंट के नहीं ऑडिटर के फेवर में, क्योंकि आईसीआई कहता है वो तेरा भाई है, अरे आईसीएआई का मेंबर है, तो भाई हमारे बीच में भाईचारा बने रहना चाहिए। तो तू वहां पे जाके क्लाइंट के भाई क्लाइंट की तरफ से बात नहीं करेगा, तू सीए के तरफ से बात करेगा और ट्राई करेगा डिस्प्यूट सेटल हो किसके फेवर में, भाई सीए के फेवर में। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ disputed fees, incoming partner should use his influence in favor of predecessor
टू हैव द डिस्प्यूट सेटल्ड। तो मैं सीए को फेवर करूंगा, ट्राई करूंगा उसको अपने पूरे 20 लाख मिल जाए और ट्राई करूंगा कि डिस्प्यूट को क्या कर दूं, सेटल कर दूं। तो आई विल बी इन फेवर ऑफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर एंड नॉट इन फेवर ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि आईसीआई कहता है भाई आपस में भाईचारा रखो, कल जाके अगर तेरे साथ ऐसा होगा किसी ने फीस नहीं पे की तो जो दूसरा ऑडिटर आएगा वो भी तेरे लिए यही करेगा एंड ही विल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट इन योर फेवर। तो भाई एक आपस के अंदर क्या बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। ठीक है, तो दो रीजन हमने देख लिए, 139 का कंप्लायंस नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस नहीं पे की है एक्सेप्ट फॉर 6 यूनिट्स तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, डिस्प्यूटेड है तो मैं ट्राई करूंगा उसे सेटल करवाने का इन द फेवर ऑफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर। अच्छा भाई, ऐसे इसलिए बोला कि प्रीवियस ऑडिटर बोलता है मैंने ना एक क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया था। क्या मैंने क्या इशू किया था? एक क्वालिफाइड ओपिनियन, इसलिए मुझे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं भाई उनको तो एक क्लीन रिपोर्ट चाहिए था। तो अब मैं क्या करूं? क्या अगर पहले वाले ऑडिटर ने क्वालिफाइड दिया था, क्वालिफाइड में कुछ भी हो सकता है, एडवर्स हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, कोई भी ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब इन अ वे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज मॉडिफाइड ओपिनियन। तो क्या अब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? आई मे एक्सेप्ट। क्या? आई मे एक्सेप्ट। बट अगर मुझे पहले से लग रहा है कि देयर माइट बी अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट और देयर माइट बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, मतलब अगर रोजा लगने वाला है या लोसा लगने वाला है, इन दैट केस मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मुझे क्या देना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये चीज हम आगे जाके कहां पे पढ़ेंगे, ऐसे 210, ठीक है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो पहले से अगर मुझे लग रहा है कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट और एट द एंड आगे जाके मुझे भी एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा, तो इन दैट केस मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। पर अगर मुझे लग रहा है कि भाई आगे जाके कोई लोसा नहीं होने वाला है, कोई रोजा नहीं लगने वाला है, इन दैट केस आई मे एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मैंने क्या बोला है, मे। तो यही दो रीजंस थे जहां पे मैं श्योरली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर समझो ऐसा है कि देयर इज अंडर कटिंग ऑफ फीस, मतलब हेलसिंकी चार्ज करता था 20 लाख, अब ओस्लो चार्ज करता है 15 लाख, इसलिए हेलसिंकी बोलता है भाई तेरा फीस कम है ना, इसलिए तेरे को अपॉइंट कर रहे हैं। तो भाई देयर इज अंडर कटिंग ऑफ फीस। क्या? देयर इज अंडर कटिंग ऑफ फीस मतलब तेरी फीस मेरी फीस से कम है। तो क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसमें मैं एक्सेप्ट वाली भी बात नहीं आएगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली क्या कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये दो कारण में मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसमें मुझे सोचना पड़ेगा, इसमें तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज होती है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब हमने क्या बोला कि अगर रीजनेबल टाइम के अंदर, क्या रीजनेबल टाइम के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता है, आई मे स्टार्ट विथ माई वर्क, बट इन दोज केसेस अ लॉट ऑफ ऑडिटर्स माई गिव एन कंडीशनल एक्सेप्टेंस। या काफी सारे केस में क्या होता है कि भाई बहुत कम टाइम फ्रेम बचा हुआ है, ठीक है, मेरे को तुरंत काम करना है क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर अपना रिपोर्ट देना है, तो वैसे भी टाइम की मारामारी है, तो मैं रुक नहीं सकता सामने वाले बंदे के पास से रीजनेबल टाइम में रिप्लाई आने के लिए। ठीक है, तो 7, कहीं पे रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं किया, 7 दिन 15 दिन कुछ भी हो सकता है, पर मैं वो 7 और 15 दिन भी रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे अपना रिपोर्ट टाइमली देना है। तो मैं अब क्लाइंट को एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस दूंगा कि भाई फिलहाल मैं अज्यूम करता हूं कि प्रीवियस ऑडिटर मेरे को ऐसा कोई भी रीजन नहीं देगा जिसके वजह से मेरे को तेरा काम रोकना पड़े, तो मैं ये क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, बट दिस इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर आगे जाके उसका रिप्लाई आया और ऐसे कोई रीजंस आए जिसमें मेरे को तुझे मना करना पड़ेगा तो मैं मना कर दूंगा। तो इन केस ऑफ लैक ऑफ टाइम, यूजुअली लैक ऑफ टाइम ही किया जाता है, द इनकमिंग ऑडिटर में गिव व्हाट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड कमेंस द वर्क व्हिच नीड्स टू बी अटेंडेड इमीडिएटली। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। सो अब यहाँ पे भी आईसीएआई ने काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन दिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट्स न्यू, आज कुछ नया हो जाए। तो यहाँ पे भी काफ़ी नई नई बातें आईसीएआई ने कही हैं। सबसे पहले, where the previous auditor is not available for accepting the undisputed fees, तो पहला वाला ऑडिटर अगर अवेलेबल नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो where the previous auditor is not available for accepting payment of undisputed audit fees, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, we are talking about the undisputed audit fees, and it is not otherwise possible to transfer the payment to him electronically, तो वो भाई मिल भी नहीं रहा है and at the same time उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, then in that case the incoming auditor may advise the client to purchase a demand draft of the amount equivalent to the disputed audit fees of the retiring fees, और ठीक है, of the retiring auditor and may accept the audit after verifying the same। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्लाइंट को कि भाई ये खरीद लो एक डिमांड ड्राफ्ट अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का और उसे दे दिया जाए, पर दिस इज अगर समझो उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं कर पाते।
साथ ही साथ इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर टू इंश्योर दैट पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, फिर सेकेंडली आईसीआई कहता है कि व्हाट इफ द क्लाइंट वांट्स टू चेंज द ऑडिटर। तो देयर बीइंग टू पर्सन्स इन्वॉल्व, वन इज द कंपनी एंड द ओल्ड ऑडिटर, द फॉर्मर शुड बी आस्क्ड, मतलब द कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मर, वी मीन कंपनी शुड बी आस्क्ड whether the retiring auditor had been informed of the intention to change. If the answer is an affirmative, then a communication should be addressed to the retiring auditor. तो हमें बता दिया गया है पहले वाले ऑडिटर को कि यस उसे चेंज करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, रिटायरिंग ऑडिटर को एक कम्युनिकेशन भेज दूंगा. If, however, it is learned that the old auditor has not been informed and the client is not willing to make the first move, it should be necessary to ask him the reasons for the proposed change. If there is no valid reason for a change, it would be healthy practice not to accept the audit. If he decides to accept the audit, he should address the communication to the retiring auditor. अर्थात देखो, अगर समझो पहले वाले ऑडिटर के साथ बात हो गई है कंपनी की कि हम किसी और ऑडिटर को रख रहे हैं, तो ठीक है, सीधा उसके साथ कम्युनिकेशन कर लो. बट अगर उसे नहीं बताया गया है तो पहले मैं इंसिस्ट करूंगा क्लाइंट को कि भाई बता दिया जाए. अगर नहीं बताना चाहता तो तेरा रीज़न क्या है, रीज़न वैलिड नहीं लगा तो भी मैं क्या करूंगा, इन दैट केस आई विल हैव अ कम्युनिकेशन विद द रिटायरिंग ऑडिटर. उसके बिना तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा नहीं. फिर उसके बाद इफ़ द इनकमिंग ऑडिटर टू ascertain the circumstances for change in the auditor, तो जो नया ऑडिटर आ रहा है उसे देखना चाहिए कि क्यों चेंज किया जाए है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर इन कम्युनिकेटिंग विद द रिटायरिंग ऑडिटर इज टू ascertain फ्रॉम हिम whether there are any circumstances which warrant him not to accept the audit. तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से भाई शायद हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ है जिसकी वजह से रोज़ा आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट या लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट जैसी चीज़ आ रही है, तो क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. तो ये प्रीवियस ऑडिटर के साथ बात करने पर ही पता हमें चलेगा. नेक्स्ट, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई हमें कैसे भेजना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से या तो भाई हैंड डिलीवरी, जहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव प्रूफ होना चाहिए. तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है. मेंबर्स शुड देयरफॉर कम्युनिकेट विद द रिटायरिंग ऑडिटर इन सच मैनर एज टू रिटेन इन देयर हैंड्स positive evidence of delivery of the communication to the addressee. In the opinion of the council, the following would be in the normal course provide such evidence. ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या तो बाई हैंड डिलीवरी अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, or acknowledgement of the communication from the retiring auditors by email registered with the institute or his last known official email or address. साथ ही साथ यहाँ पे ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज़ बीन एडेड. एंड लास्टली और एक नई चीज़ वो लोग ने क्या बताई है, वी कैन ऑल्सो हैव व्हाट UDIN, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड ऑन द यूडिन पोर्टल, हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और एक डिस्कशन में ICAI क्या कहता है, दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स माय फ्रेंड्स. ये जो नई चीज़ें आई है उसमें बहुत सारी छोटी से छोटी बारीकियाँ जो रह गई थी वो सारी की सारी चीज़ों को भी उन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया है. नाउ व्हाट इफ़ द प्रीमाइसेस आर फाउंड लॉक्ड. ठीक है, तो हमने रिटायरिंग ऑडिटर को भेजा और द प्रीमाइसेस वर फाउंड लॉक. तो इन दिस द कम्युनिकेशन रिसीव्ड बैक बाय द इनकमिंग ऑडिटर विद द ऑफिस फाउंड लॉक रिटर्न ऑन द एक्नॉलेजमेंट ड्यू शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द रिटायरिंग ऑडिटर. तो अगर हमें ऐसे लिख के वापस मिल गया कि द ऑफिस वाज फाउंड लॉक, तो इन दैट केस वी विल डीम कि हमारी साइड से क्या हो गई थी, बाय डिलीवरी हो गई थी. फिर सेकेंडली उन्होंने कवर वो किया है, वो बोल रहे हैं कि फर्म नॉट फाउंड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस. तो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है प्रीवियस ऑडिटर का, हम उसे लेटर भेज रहे हैं बट लेकिन वो फर्म वहाँ पे है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, if the communication sent by the incoming auditor is received with the remarks no such office exists at this address and the address of the communication is same registered with the institute on the date of dispatch. मतलब भाई हमारे इंस्टीट्यूट के पास भी सेम एड्रेस है. अच्छा, अगर ऐसा है कि इंस्टीट्यूट के पास अपडेटेड एड्रेस है और हमारे पास नहीं है तो बात अलग है, पर इंस्टीट्यूट के पास भी वही पुराना एड्रेस है जो हमारे पास है, तो लेटर विल बी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड unless the auditor proves that it was not really served and that he was not responsible for such non-service. तो अगर previous auditor अगर ये prove कर देता है कि नहीं ये तो intentionally किया गया था and I was not served such a notice, तो बात अलग है. वरना अगर समझो रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास भी वो नया एड्रेस नहीं है और हमने पुराने एड्रेस के ऊपर भेजा था और हमें पता चला कि भाई नो सच फॉर्म एग्जिस्ट, तो इन दैट केस हमारी कोई गलती नहीं होगी.
As a matter of professional courtesy and a professional obligation, it is necessary for the new auditor appointed to act jointly with the earlier auditor and to communicate with such earlier auditor. अर्थात for the matter of courtesy हम क्या करेंगे, एटलीस्ट उसके साथ communicate करेंगे. फिर also one new point that they have covered here is audit under the Income Tax Act. So it would be healthy practice if the tax auditor appointed for conducting special audit under the Income Tax Act 1961 communicates with the member who has conducted the statutory audit. तो ये एक अनोखा पॉइंट है कि अगर आप स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किए गए हो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो यू मस्ट ऑल्सो कम्युनिकेट विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ठीक है, तो ये एक नई चीज़ थी जो पहले नहीं थी. तो लाइक वी सॉ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हैव बीन एडेड. जैसे आप देखोगे क्लॉज 6 में, क्लॉज 7 में, क्लॉज 8 में, तो ऑल दिस आर हॉट क्वेश्चन. इसमें से एक आध क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे. ठीक है, विद दिस लेट अस सी द पास्ट क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, तो ये वापस मैं बता रहा हूँ क्लॉज 7 की तरह कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये पास्ट आरटीपी के, एमटीपी के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस है. तो ये जो सारे न्यू अमेंडमेंट्स चेंजेस आए हैं उसके ऊपर संभावनाएं है कि कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा. विद दिस वी आर डन विद क्लॉज 8. बट लेकिन इसके फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर एक्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेप्टेड हिज अपॉइंटमेंट एज टैक्स ऑडिटर ऑफ अ फर्म under section 44AB of the income tax and commenced the tax audit within 2 days of his appointment. Since the client was in a hurry to file the return of income before the due date, after commencing the audit, Mr. X realized his mistake of accepting the tax audit without sending any communication to the previous auditor. ठीक है भाई, after commencing उससे पता चला. तो मैंने पहले ही बोला था before ये होना चाहिए. तो here he will be guilty of misconduct. तो भी आगे पढ़ते हैं. In order to rectify his mistake before signing the tax audit report, he sent a registered post to the previous auditor and obtained postal acknowledgement. Will Mr. X be held guilty? Yes, हमने बोला था ये सारी चीज़ कब होनी चाहिए, before acceptance. तो भाई यहाँ पे obviously क्या हो जाएगा, he will be guilty. ठीक है, तो before commencement होना चाहिए. Next, question number 34. Can a practicing chartered accountant be held guilty of professional misconduct under the following circumstance? W, a chartered accountant, has sent letters under certificate of posting to the previous auditor informing him about his appointment. Certificate of posting डाल दिया my friends. डालना क्या था, registered post acknowledgement due, या तो फिर against hand होना चाहिए था. वहीं पे मैंने बोला था certificate of posting नहीं चलेगा और मैंने स्टार मार्क भी करवाया था कि इसके ऊपर सवाल आते हैं. Okay, next question. Messrs. CD and Company, a firm of chartered accountants, accepted an assignment for audit under State Level VAT Act and communicated the same over phone to the previous auditor. By phone तो दूर दूर तक नहीं चलेगा. तो definitely वो क्या होने वाले हैं, they are going to be guilty of misconduct. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के साथ. CAT in practice was appointed to carry out internal audit of a stockbroker listed with BSE. However, he failed to intimate his appointment to statutory audit of the company. The statutory auditor feels his violation. This is violation of professional ethics. By statutory auditor को बोलेंगे अपना ईगो अपने पास रख. अगर इंटरनल ऑडिटर आ रहा है तो वो प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर अगर सीए है तो उसे बोलेगा. क्या भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्यों बोलने जाएगा? अगर उसी का भाई मैं शूज फिल इन कर रहा हूँ, मतलब मैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ तो मैं प्रीवियस स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कम्युनिकेट करूंगा. अगर मैं एक टैक्स ऑडिटर हूँ तो मैं प्रीवियस टैक्स ऑडिटर से करूंगा. अगर मैं एक इंटरनल ऑडिटर हूँ तो प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर से. तो भाई जितने भी टैक्स ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर, सबको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सबको कम्युनिकेट करता रहूंगा नहीं. ठीक है, तो भाई यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है. देयर इज नो वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एज पर क्लॉज 8. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं. तो प्लीज इसे ध्यान में रखें. तो शुरू करते हैं क्लॉज 9 विच इज अ वेरी सिंपल क्लॉज. ठीक है, सबसे आसान क्लॉज है. Accepts an appointment as an auditor of a company without ascertaining whether requirements of section 139, 140, 141 and 142 of the Companies Act in respect of such appointment have been duly complied with. तो भाई यहाँ पे अगर आप कोई क्लॉज पुरानी बुक रेफर करते हो तो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के क्लॉजेस सेक्शंस दिए हुए हैं, पर अब हमें ये 2013 के लिखने होंगे जो आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं. तो अगर समझो एक ऑडिटर एक्सेप्ट करता है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट ascertaining कि वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 139 मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट है, 140 मतलब क्या है, रिमूवल है. ठीक है, 141 उसके राइट्स एंड ड्यूटीज है एंड 142 क्या है, उसके रेम्यूनरेशन है. तो ये कोई भी सेक्शन अगर समझो कंप्लाई नहीं हुआ है तो आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो ये प्रीवियस ऑडिटर या किसी से भी लेना देना नहीं है भाई. अगर आप एक इनकमिंग ऑडिटर हो तो आपको देखना है कि ये सारे सेक्शन कंप्लाई हुए हैं. अगर नहीं हुए हैं देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट.
पर यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, दे आर सेइंग विदाउट असर्टेनिंग। क्या विदाउट असर्टेनिंग मतलब असर्टेन मतलब क्या, टू असर्टेन मीन्स टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ने सिर्फ बोल दिया अरे हमने तो सारी चीजें कंप्लाई की है, टेंशन मत ले भाई तू आ जा, तो दैट डज नॉट मीन यू हैव असर्टेन। टू असर्टेन मतलब यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, यू योरसेल्फ हैव टू वेरीफाई इट। So to ascertain means to find out for certain that it is not sufficient to accept compliance certificate from management. He may verify what? Board resolutions, general meeting resolutions. तो भाई ये सारे चीज़ें 139 के बोर्ड रेजोल्यूशन से, जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं वो सबसे पता चलेगा ना कि ये सारे सेक्शंस को कंप्लाई किया है कि नहीं, तो वो मुझे खुद वेरीफाई करना है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट आके बोल देगा कि नहीं हमने तो कंप्लाई किया है और तू सिर्फ वो चीज़ मान लेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्लॉज 9 क्या कहता है, एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट असर्टेनिंग whether requirements of section 139, 140, 141 and 142 of the Companies Act have been complied with। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अ वेरी स्मॉल डिस्कशन, इसके क्वेश्चंस हैं एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ QRS कंपनी लिमिटेड विदाउट ascertaining from the company whether the requirements of section 139 and 140 of the Companies Act had been complied with। ठीक है, however he realized this defect only after acceptance। चलेगा नहीं, definitely he will be guilty। Next question, CAX was appointed as auditor of ABC for 2018-19. Since he declined to accept the appointment, board of directors appointed CAY as auditor in place of CAX, which was also accepted by CAY। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने के लिए आपको 139(8) का ज्ञान चाहिए, which is casual vacancy। I understand हमारा कंपनीज एक्ट करना बाकी है, बट इंटर में आप पढ़ चुके हो। कैजुअल वैकेंसी क्या कहता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी है तो उसे कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और अगर इफ इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन तो क्या करेंगे, हमें मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 मंथ्स के अंदर। पर यहाँ पे क्या हुआ, एक्स को अपॉइंट किया था, एक्स ने ये अपॉइंटमेंट ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं मेरे को तो अपॉइंट ही नहीं होना है। तो अब यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी नहीं है। कैजुअल वैकेंसी कब आएगी, जब ऑफिस पहले फिल होगी और फिर बीच में वो वेकेट हो जाएगी। यहाँ पे तो एक्स ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था, तो दिस इज नॉट कैजुअल वैकेंसी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। ये अब तक कैजुअल वैकेंसी नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे फिल कर सकते नहीं है। पर यहाँ पे तो किसने फिल कर लिया, किसने अपॉइंट कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पे आपको 139(8) का नॉलेज चाहिए। तो CAY इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बट ये क्यों है, वापस हम जब प्रोफेशनल एथिक्स के बाद जब कंपनीज एक्ट करेंगे तो कंपनीज एक्ट के वक्त इसका डिस्कशन करेंगे। हो सकता है शायद आपको अभी 139(8) इतना याद ना हो, बट इन शॉर्ट यहाँ पे ये 139 का कंप्लायंस नहीं हुआ है। ठीक है, सो विद दिस आई पुट एन एंड टू डिस्कशन ऑफ आवर क्लॉज 9। एकदम छोटा सा एक डिस्कशन था। लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्लॉजेस ऑफ आवर पार्ट 1। शुरू करते हैं क्लॉज 10 के साथ। क्लॉज 10 क्या कहता है, चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज, accepts or offers to accept in respect of any professional employment fees which are based on a percentage of profit or which are contingent upon findings or results of such employment। मतलब अगर समझो हम कहीं पे भी परसेंटेज के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, और फाइंडिंग्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, तो भाई यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट। वापस एक बार शांति से समझो, चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज, एक्सेप्ट्स और ऑफर्स टू एक्सेप्ट in respect of any professional employment, fees which is based on a percentage of profit or which are contingent upon findings or results of such employment। मतलब मैं बोलता हूँ कि देख भाई, तेरा इनकम टैक्स असेसमेंट चल रहा है, मैं तेरे तरफ से जाऊंगा, तेरे को कितना टैक्स बोल रहे हैं भाई, 40 लाख रुपया। जितना टैक्स तेरे को कम करवा के दिया ना, उसका सीधा 50-50, उसका सीधा 50-50। मतलब अब मैं जाके सेटलमेंट करवा के आया 10 लाख के ऊपर, तो बता तेरा कितना लाख बचा, 30 लाख। तो 30 लाख में से सीधा 15 लाख मेरा फीस हो जाएगा। भाई तेरा टैक्स बचा के दे रहा हूँ ना, अपना अंदर सब कुछ सेटिंग है भाई। तो भाई इंस्टीट्यूट बोलता है अपना सेटिंग अपने पास रख, अगर ऐसा करेगा ना तो अंदर जाएगा, हम ये चलाएंगे नहीं। ठीक है, अनएथिकल हो जाएगा ना यार। तुम सीधा सीए को बोल रहे हो कि भाई तेरा, मतलब क्लाइंट को बोल रहे हो कि भाई तेरा इतना टैक्स आ रहा है, जितना कम होगा उसका तेरे को मैं दूंगा। तो यहाँ पे टू गेन मोर मनी मैं और अनएथिकल मीन्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे 40 का 40 लाख कमाने के लिए, 40 का अगर मैं 50-50 करूँगा तो मेरे जेब में 20 लाख आएगा। तो इन दैट सिनेरियो हो सकता है कि मैं अपना ईमान बेच दूँ
और वहाँ पे जाके कोई गलत काम कर लूँ, तो आईसीआई बोलता है भाई हमको चाहिए ही नहीं कि तुझे कभी भी अपना ईमान बेचने का भाई ज़रूरत पड़े या कभी मौका मिले, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो हम कभी भी परसेंटेज के ऊपर से फीस नहीं चार्ज कर सकते। बट ऑब्वियसली देयर आर फ्यू सिनेरियोज जहाँ पे अगर मेरे को परसेंटेज के बेसिस पे काम करने मिला ना, तो मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। क्या मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा? तो ये इंस्टीट्यूट को भी पता है, इसलिए दे हैव परमिटेड फ्यू केसेस, तो एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर रेगुलेशन। तो रेगुलेशन हम बाद में पढ़ते, बट लेकिन मैंने बोला था जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं क्लॉज के साथ आपको कंबाइन करके बताऊंगा। तो भाई कौन सा रेगुलेशन है? रेगुलेशन 192। तो 192 क्या बोलते हैं भाई? एलसीएम फोर्ड। क्या बोलता है भाई? एलसीएम फोर्ड। तो एलसीएम फोर्ड मतलब क्या? सबसे पहले लिक्विडेटर। अरे अगर आप एक लिक्विडेटर हो तो बाय नाउ यू कैन चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द रियलाइज्ड वैल्यू। मोटिवेशन मिलेगा ना, जितने असेट्स आप रियलाइज करोगे उसका पैसा मिलने वाला है, तो आप असेट्स ट्राई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पे बेचने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है। तो भाई जहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर है वहाँ पे इंस्टीट्यूट बोला है हम अलाउ करेंगे। तो एल से लिक्विडेटर को, ये मैं आपको कोड क्यों दे रहा है? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा, याद रखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो एल से लिक्विडेटर को अलाउड है एज अ परसेंटेज ऑफ रियलाइज वैल्यू। फिर सी से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या कर सकते हैं? वी कैन चार्ज फीस बेस्ड ऑन व्हाट? परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल या वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस और नेट प्रॉफिट। कोई बोलेगा सर यहाँ पे क्या मोटिवेशन? पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन क्या? ऊपर वाले लिक्विडेटर में तो समझा कि जितने ज़्यादा मैं असेट्स रियलाइज करूँगा उतना अच्छा कंपनी को भी और मुझे भी। यहाँ पे मेरे को क्या फ़ायदा? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अपना खुद का एक्ट है, वो लोग ने वहाँ पे ऑलरेडी रेगुलेशन में डाला हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को फीस ऐसे पे करनी चाहिए, या तो इन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या तो वर्किंग कैपिटल, या तो ग्रॉस प्रॉफिट, या तो नेट प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है। फिर C2 से 2C है यहाँ पे, L से लिक्विडेटर, C से कोऑपरेटिव सोसाइटी, C2 से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर समझो मैं किसी का कॉस्ट कम करके देता हूँ, देन इन दैट केस वॉट एवर इज द बेनिफिट डिराइव्ड, तो उसका मैं एक परसेंटेज चार्ज कर सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल भाई हम लोग को बुलाया, ठीक है, लेट अस अज्यूम हमें बुलाया स्कोडा वालों ने। स्कोडा वाले लोग ने बोला कि भाई देखो हम थोड़े सेगमेंट में, जहाँ पे हैचबैक का सेगमेंट है, इफ़ यू नो स्कोडा की एक हैचबैक गाड़ी होती थी जो वो लोग ने डिसकंटिन्यू कर दी ऑन द नेम ऑफ फेबिया। क्यों डिसकंटिन्यू कर दी? क्योंकि वो लोग का कॉस्ट ही ज़्यादा था। बाकी सारी जो हैचबैक्स आती है, i10 आती है, i20 आती है, मारुति की सारी गाड़ियाँ आती है, उनके साथ ये लोग कभी कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा हाई हो जाता, कॉस्टिंग हाई है। तो हमें अपॉइंट किया कि आप इसके कॉस्ट को कम करो तो हम वापस हैचबैक सेक्टर में आ सकते हैं। तो अब मैं जितना कॉस्ट कम करके दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यार कॉस्ट इज 4 लाख और अब मैंने वो लोग का कॉस्ट 3 लाख कर दिया पर यूनिट, तो टोटल उनका कॉस्ट जो भी सेव हुआ उसके ऊपर मैं एक परसेंटेज एज अ फी चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी मोटिवेशन है कि जितना कॉस्ट कम करूंगा, जितना बेनिफिट मैं स्कोडा को करके दूंगा, उसके ऊपर मेरे को मेरा परसेंटेज मिलेगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो सी से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। फिर एम से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो भी मेरे को चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है उसमें जितना बेनिफिट आया उसके ऊपर मेरे को क्या कर सकते हैं? एक परसेंटेज दे सकते हैं। अगर मेरे को बोला कि भाई ये चीज़ को इम्प्रूव करना है या इस सेल्स बढ़ाना है, कोई भी चीज़ के लिए अगर मेरे को अपॉइंट किया तो वहाँ पर मैं एज अ परसेंटेज को चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एल से क्या था, पहले रिवाइज कर लेते हैं, लिक्विडेटर। फिर C1 से कोऑपरेटिव सोसाइटी, C2 से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, M से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? फंड रेजिंग। तो अगर समझो फंड रेजिंग सर्विसेज में दे रहा हूँ तो जितना भी फंड्स हम रेज करते हैं, मतलब भाई इक्विटी है या डेट है, एक कंपनी को लोन लेनी है, लोन भी आ जाएगी फंड रेजिंग के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आता है क्या लोन आता है फंड रेजिंग के अंदर? यस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे एक क्लाइंट को लोन चाहिए 100 करोड़ की, अगर मैं उनको 100 करोड़ रेज करके देता हूँ तो मैं उसके ऊपर एक परसेंटेज चार्ज कर सकता हूँ। तो भाई लोन्स है, डेट्स है, फिर बाद में इक्विटी है, जो भी फंड मैं उनको रेज करके देता हूँ तो उसके ऊपर एक परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक हमारे लिए मोटिवेशन है। फिर अदर सर्विसेज एज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल। अब तक सोफर को ऐसी चीज़ आई नहीं है, ये कोड के लिए मैंने डाला हुआ है। फिर D1 से क्या है भाई? डेट रिकवरी सर्विसेज। मतलब भाई वसूली करनी है तो जितना डेट आप रिकवर करोगे उसके ऊपर भी आप एक परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। एंड लास्टली D2 से क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर मैं उसका 30 लाख रुपया बचा के दूंगा तो उसके ऊपर मैं फीस चार्ज नहीं कर सकता, ये तो अनएथिकल। और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, अरे भाई यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई काफ़ी
बार हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का एंड गिफ्ट टैक्स और सारी चीज़ का, तो वो वैल्यूएशन के ऊपर मैं क्या चार्ज कर सकता हूँ, उस वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ही कैन चार्ज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गिफ्ट अंडर द गिफ्ट टैक्स एज द गिफ्ट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। वो सारी वैल्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक परसेंटेज चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये LCM फोर्ड में मैं परसेंटेज चार्ज कर सकता हूँ और बाकी कहीं पे भी नहीं, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, बट मोर प्रोबेबली सारे इजी है अगर आपको LCM फोर्ड याद रहता है। तो CAD अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर वन ऑफ हिज क्लाइंट्स टू ऑब्टेन बैंक फाइनेंस, क्या हो गया, फंड रेजिंग ऑफ ₹50 lakhs। Consequent to the sanction, CAD raised a bill for his service at the rate of 2% of the loan sanction। चलेगा चलेगा, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, हम इसके ऊपर तो चार्ज कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अग्री टू चार्ज 5% ऑफ द प्रॉफिट। क्या कर सकते हैं, हमने देखा पेड अप शेयर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, किसी का भी कर सकते हैं, तो ही इज नॉट गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, PQR प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच CAY अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फॉर डेट रिकवरी, ठीक है। ही एक्सेप्टेड और कितना परसेंट चार्ज कर दिया, 2%। तो डेट रिकवरी भी LCM फोर्ड में आ रहा था, तो ये भी चलेगा, ठीक है। देयर इज नो मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. P, a practicing chartered accountant acting as a liquidator of BN company, charges professional fees on the percentage of realization। liquidator को भी हमने देखा चलेगा, LCM फोर्ड का सबसे पहला L था, तो भाई यहाँ पे भी कोई मिसकंडक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कोई मिसकंडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, Efficient Limited is running into losses and in order to optimize resources utilization and cost reduction approaches you to carry out the assignment and offers 5% of the benefits derived। तो भाई कॉस्ट रिडक्शन भी हमारे LCM फोर्ड में आता है, तो यहाँ पे भी कोई भी मिसकंडक्ट नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि आपको क्लॉज के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना पड़ेगा, LCM फोर्ड में क्या आता है और ये रेगुलेशन 192 क्या था, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सो विद दिस आई एम डन विद द डिस्कशन ऑफ क्लॉज 10 एज वेल। आगे बढ़ते हैं क्लॉज 12 के साथ, जो हमारा एक आखिरी क्लॉज है ऑफ द पार्ट 1, ठीक है। तो क्लॉज 12 क्या कहता है, a person not being a member of the institute in practice or a member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm, ठीक है, any balance sheet, profit and loss रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा बंदा है जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, वो CA, और साथ ही साथ वो उसका क्या होना चाहिए भाई, पार्टनर, ठीक है। साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, पार्टनर, तो ही वो उसके बिहाफ पे क्या कर सकता है, साइन कर सकता है एनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या रिपोर्ट। अगर मैं आपको क्लॉज 1 बोलूँ तो क्लॉज 1 हम क्या बोल रहे थे, ठीक है, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम अनलेस ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या हो सकता है, या तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय भी, तो उसका एम्प्लॉय भी उसके नाम के अंदर प्रैक्टिस कर पा रहा था। बट जब साइन करने की बात आएगी, किसकी बात आएगी भाई, साइन करने की बात आएगी, तो इन केस ऑफ साइनिंग, क्या इन केस ऑफ साइनिंग सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, एक CA प्लस वो क्या होना चाहिए भाई, उसका पार्टनर, क्या होना चाहिए भाई, उसका पार्टनर। अगर उसका CA है और उसका पार्टनर है तो उसके बिहाफ पे साइन कर सकता है, वरना और कोई साइन नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ी नोट्स यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फाइनलाइज्ड एंड सबमिटेड, ठीक है। तो जो फाइनलाइज हो गए और सबमिट हुए उसकी हम बात कर रहे हैं, कोई प्रोविजनल की बात नहीं। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है दैट पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट्स on which professional opinion और authentication is not required may be delegated। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन चाहिए, तो कोई CA है जो मेरा एम्प्लॉई है, तो क्या वो मेरे बिहाफ पे तभी साइन करके दे सकता है, यस, वो चीज़ को मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। पर इन अ शॉर्ट जहाँ पे भी हम ओपिनियन दे रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन साइन कर सकता है, एक CA, एंड एट द सेम टाइम वो क्या होना चाहिए, मेरा पार्टनर, तो ही वो मेरे बिहाफ पे साइन कर सकता है। पर लेकिन अगर जहाँ पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, कोई रूटीन डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी और को ये डेलीगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस क्या है हुए, ठीक है। बिफोर वी गो अहेड, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर इज, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर कोई और साइन करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी गिल्टी इन फॉर मिसकंडक्ट। बट लेकिन जो बंदा साइन करेगा, समझो एक नॉन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक नॉन CA साइन करता है,
तो भाई एक नॉन सीए को भी क्या होता है भाई, उसको भी फाइन्स लगते हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 26, कहाँ पे लिखी है, सेक्शन 26 ऑफ द सीए एक्ट 1949। क्योंकि अगर समझो एक नॉन सीए के ऊपर अगर हम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो सीए बने ही नहीं है और सीधा क्या कर रहे हैं, अपने आप को सीए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फिर भाई कोई सीए के एग्जाम ही नहीं देगा, कोई सीए बनेगा ही नहीं। इसलिए अगर समझो यहाँ पे एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है तो सेक्शन 26 के हिसाब से भाई उसके ऊपर भी फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेंगे। क्या उसके ऊपर भी फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेंगे? तो भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भाई ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बट एट द सेम टाइम जो दूसरा बंदा जिसने साइन किया है वो बंदे के ऊपर भी चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 26। आगे जब हम सेक्शंस करेंगे तब उसके बारे में एनी विच वेज हम बात करने वाले हैं, बट सिंस दिस वाज को रिलेटेड तो आई थॉट आई विल टेल यू राइट नाउ। चलो अब इसके ऊपर के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव्स पावर ऑफ अटॉर्नी टू एन एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, ये क्या है, एम्प्लॉय, और हमने बोला सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, पार्टनर। लाइक आई सेड वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्यों हमें सिंपल लग रहा है, बिकॉज हम समझे क्लॉज 1 एंड क्लॉज 12 में क्या डिफरेंस है। कोई कंफ्यूज हो जाता है, सर क्लॉज 1 में तो एम्प्लॉय अलग था, अलाउड था, यहाँ पे क्लॉज 12 में वो एम्प्लॉय अलाउड नहीं है। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। Mr. A, a practicing chartered accountant working as proprietor of Mrs. A and Company. He went to abroad for 3 months. He delegated authority to Mr. Y, a chartered accountant, his employee, for taking care of routine matters of his office. During the absence, Y conducted the under-mentioned jobs in the name of Mrs. A and Company. उसने क्या क्या किया? सबसे पहले he issued the audit queries to client which were raised during the course of audit. अब ये एक रूटीन वर्क है, क्या इसमें हमने कोई भी ओपिनियन दिया तो क्या ये पर्टिकुलर काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ही इशूड प्रोडक्शन सर्टिफिकेट टू अ क्लाइंट अंडर जीएसटी लॉस, क्या ये कर सकते हैं? तीसरा उसने क्या किया, ही अटेंडेड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स फॉर अ क्लाइंट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, तो एक एक देखते हैं यहाँ पे चीज़ें चलेगी कि नहीं चलेगी। तो सबसे पहले इशूइंग ऑडिट क्वेरीज फॉल्स अंडर रूटीन, देयरफॉर देयर इज नो मिसकंडक्ट, ये तो हम कर ही सकते हैं। सेकेंड में उसने क्या किया था, एक सर्टिफिकेट इशू किया था टू द क्लाइंट फॉर जीएसटी लॉस मेड बाय वाई इज नॉट अ रूटीन वर्क एंड इज एटसर्ड अथॉरिटीज। इन शॉर्ट हम हमेशा क्या देखेंगे पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या रूटीन है और क्या रूटीन नहीं है। रूटीन को एक साइड रखो, आंसर देने के लिए क्या देखो पता है, हमने ओपिनियन दिया कि नहीं। अरे अब जब मैं जीएसटी के लिए कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ तो इन शॉर्ट मैंने कुछ ना कुछ ओपिनियन तो दिया है कि नहीं। तो ये भाई डेलीगेट नहीं हो सकता है, तो ये जो डेलीगेट उसने कर दिया वो गलत है, मतलब ये नहीं करना चाहिए था मिस्टर वाई को। थर्ड, attending income tax proceedings for a client as authorized representative before income tax falls under the routine work, hence Mr. Y employee can attend। अब वापस है ना, काफ़ी किसी लोगों को होगा सर क्या रूटीन और क्या नॉन रूटीन। मैंने वापस बोल रहा हूँ कि देखो हम क्या देखेंगे, ओपिनियन आया कि नहीं आया। देखो हम तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहाँ पे गए, हमने कोई भी ओपिनियन दिया यहाँ पे नहीं, तो कोई भी ओपिनियन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ को हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी चलेगी। तो एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हम एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने हम ओपिनियन दे रहे थे, उसको छोड़ के बाकी के दोनों पॉइंट्स डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, चलने वाले हैं। So with this, I put an end to our discussion of clause 12, and not only clause 12, my friends. With this, we are done with the part 1 of the first schedule. So ये था my friends discussion of part 1 of the first schedule। ठीक है, इसके हमने 12 के 12 क्लॉसेस देखे हैं। आगे के वाले से जो पार्ट्स है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आर कंपैरेटिवली ईजियर। तो दिस इज अ क्रिटिकल रिवीजन लेक्चर माय फ्रेंड्स। उस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। यू कैन गो थ्रू द सेम। अगर आपको उस पर डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली यूज आर डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। और अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट लेक्चर देख रहा है जिसे इसमें से कुछ भी नहीं आता है, विच विल बी अ वेरी रेयर सर्कमस्टेंस, अगर ऐसा है तो यू कैन गो ऑन gkshah.online.com और वहाँ पे से इंडिविजुअल चैप्टर भी परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट को ये नहीं समझता कि हम इसे याद कैसे रखें। हम समझते तो सब कुछ है, बट ये क्लॉज को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आपको देने वाला हूँ एक इजी टेक्निक, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्लॉजेस को चारों 4 पार्ट के ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल को याद रख पाएंगे। तो लेट अस सी हाउ कैन वी मेमोराइज ऑल दिस क्लॉजेस। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे भाई, हम फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बोलेंगे, आप और आप सैड एसेस हो। क्या बोलेंगे भाई, आप और आप क्या हो, सैड एसेस हो। भाई क्या होते हैं इसको इन डिटेल देखेंगे। सेकंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे भाई, पा। अरे अमिताभ बच्चन में क्या बोलेंगे भाई, हम पा। थर्ड पार्ट को हम बोलेंगे एफएसआई और फोर्थ पार्ट को हम बोलेंगे सीईओ कंपनी। ठीक है, तो पहले हम क्या बोलेंगे, आप और आप
सैड एसेस। फिर क्या बोलेंगे भाई, पा, एफएसआई और सीओ। अब देखो कैसे, पार्ट 1 को हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ए से, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीए। अब देखो ये हर एक क्लॉज में से मैंने एक एक इंपॉर्टेंट चीज निकाली है जिसके ऊपर ये निमोनिक बना हुआ है। अब ये पूरी चीज वापस लिखने की जरूरत नहीं है माय फ्रेंड्स। आप जाके आपके बुक में जहां पे आपने वो क्लॉज लिखा है उधर ही जाके क्या कर लो, ये कोड लिख लो, ये निमोनिक लिख लो। तो पहले ए से क्या आता है, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। पी से क्या था, याद तो करो, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे आउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, टू एनी पर्सन एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन फीस प्रॉफिट्स। अब मैं पूरा का पूरा क्लॉज यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन क्या है, आपको ये पर्टिकुलर निमोनिक से याद रखवाना। तो ए से क्या था, अलाउज एनी पर्सन, फिर दूसरा क्या था, पेज और अलाउज, फिर बाद में वापस ए से क्या है, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट, ठीक है। सेकंड में हम क्या बोल रहे थे, पेज, थर्ड वाले में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। पी से हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या था, पार्टनरशिप, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। तो पहला ए से क्या था, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। फिर बाद में पी से क्या था, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ। याद रखना भाई, जैसे मेरा पार्ट खत्म होगा मैं आपको बोलूंगा कि भाई बिना देखे पूरा बोलो और आपको ये बोलना होगा। फिर उसके बाद ए से क्या है, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट, और फिर पी से क्या है, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आप और आप। उसके बाद क्या है भाई, सैड। तो एस से क्या है, सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस। क्या था, सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस। ये कौन सा क्लॉज था हमारा, फिफ्थ क्लॉज। फिर सिक्स क्लॉज भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हाथी जैसा था, जिसमें हमने बहुत सारे काउंसिल गाइडलाइंस भी पढ़े, वेबसाइट की गाइडलाइंस भी पढ़ी। तो वो क्या था, सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क ईदर थ्रू सीएपी, या तो उसका क्या है, एडवर्टाइजमेंट। पूरा क्लॉज किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो क्लॉज 6 किसके बारे में बात करता है, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 7 किसके बारे में बात कर रहा था, डेजिग्नेशन। किसके बारे में, डेजिग्नेशन। तो हम सीए छोड़ के और कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर सकते नहीं है। तो सबसे पहले ए से क्या था, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। फिर पी से क्या था, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ। फिर ए से क्या था, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। पी से पार्टनरशिप, ठीक है, ये हो गया हमारा। आप सैड के एस से क्या था, सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस। फिर बाद में ए से क्या था, एडवर्टाइजमेंट वाला क्लॉज। फिर बाद में डी से क्या है, डेजिग्नेशन, मतलब क्लॉज नंबर 7। नेक्स्ट उसके बाद ए से क्या है, एक्सेप्ट पोजीशन एज अ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए और सर्टिफाइड विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम राइटिंग। मतलब पहले वाले ऑडिटर से बात नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या था, एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सी से भाई जहां पे कंपनीज एक्ट में उसको अपॉइंट किया गया है तो उसको असर्टेन करना था। क्या करना था, असर्टेन करना था कि सेक्शन 139, 140, 142 कंप्लाई हुए हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये सी से क्या था, कंपनीज एक्ट। क्या था, सी से कंपनीज एक्ट। तो ए से क्या था, एक्सेप्ट पोजीशन। फिर सी से क्या है भाई, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई हुए हैं कि नहीं। फिर दूसरे सी से क्या था भाई, कहीं पे भी हमने ऐसे फीस चार्ज किया विच आर कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स। क्या विच आर कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स। डेफिनेटली उसमें क्या दिए थे अपने को, एक्सेप्शन। तो सी से क्या था, कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग। तो ए से क्या था, एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर। फिर दूसरा सी से क्या था, कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन 139, 140, 141 एंड 142 कंप्लाई हुए कि नहीं। और सी से कि भाई कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर फाइंडिंग्स के ऊपर क्या हमने फीस चार्ज की है। फिर नेक्स्ट ई से क्या है, engages in any business or occupation other than of CA unless permitted by council। यहाँ पे अपने को क्या होती थी, एक जनरल रिजोल्यूशन और एक क्या होता था, स्पेसिफिक परमिशन। तो engages in any business। S से signs on behalf of a firm। क्या, signs on behalf of the partner और on behalf of the firm। तो यहाँ पे हमारी ये क्या हो गई भाई, 12 क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस हो गए, 12। तो सबसे पहले ए से क्या था, ए से क्या था, अलाउज अ पर्सन टू प्रैक्टिस एनीथिंग, वेरी गुड। फिर बी से क्या था, पी से पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ। फिर उसके बाद ए से क्या था, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। फिर पी से क्या था, पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने क्लॉजेस हो गए, 4 क्लॉजेस हो गए। 5वां क्लॉज क्या था, सैड। एस से क्या था भाई, सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क, वेरी गुड। फिर बाद में ए से क्या था, नेक्स्ट क्लॉज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 क्लॉज, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 7 डी से क्या था, डेजिग्नेशन, वेरी गुड। क्या था, डेजिग्नेशन। फिर बाद में नेक्स्ट क्या था, 8 क्लॉज क्या था हमारा, 8 क्लॉज क्या है, एसिस,
एसेस क्या था भाई, ए से हमारा सबसे पहले एक्सेप्ट्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जहां पे पहले क्या था भाई, एक प्रेडिसेसर ऑडिटर, क्या था भाई वहां पे पहले प्रेडिसेसर ऑडिटर। फिर बाद में सी से क्या था, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 से 142 कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, क्या हमने वो असर्टेन किया है, ठीक है, तो असर्टेनिंग वाला क्लॉज था, ये क्या था हमारा सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई हमारा वापस सी से, यहाँ पे देखिए वापस सी से हमारा यहाँ पे क्या था भाई, कहीं पे कंटिंजेंट फाइंडिंग्स के ऊपर हमने कुछ चार्ज किया है क्या, ठीक है, तो जहां पे जो अलाउड है वो ठीक है, बट उसको छोड़ के कोई कंटिंजेंट वाली चीज हमने की है क्या। फिर बाद में ई से एंगेजेस एनी बिजनेस, क्या एंगेजेस एनी बिजनेस, जहां पे उसने क्या नहीं ली भाई, परमिशन, ये क्या था हमारा क्लॉज 11। और लास्टली साइंस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म या तो ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, ये हमारा कौन सा क्लॉज था, 12 क्लॉज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप सैड एसेस, क्या बोलेंगे, आप और आप सैड एसेस। तो इस कोड के साथ आप सारे 12 के 12 क्लॉसेस को एक बार रिकलेक्ट कर सकते हो कि सबसे पहली दिक्कत जब हम आंसर सॉल्व करते हैं, जब हम आरटीपी कंसिडर करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तब आप देखिएगा कि जब हम आरटीपी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहला हमको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा क्लॉज था, क्योंकि अगर आपको हमारा फॉर्मेट याद हो तो फॉर्मेट में ही हमने क्या लिखा था, एज पर क्लॉज डैश ऑफ पार्ट डैश ऑफ द सेकेंड शेड्यूल या तो फर्स्ट शेड्यूल। तो जब तक आपको क्लॉज नंबर याद नहीं आया, आपकी भाई शुरुआत ही गलत हो जाएगी। इसलिए आप इस कोड के साथ क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से याद रख सकते हो। अगर इसका बिना कर सकते हो वेरी गुड, बट नहीं कर सकते हो तो प्लीज यूज दिस। तो ये क्या हो गया भाई हमारा पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं विद पार्ट 2, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में सिर्फ 2 क्लॉजेस है जिसको हम क्या कहते हैं, पा। सबसे पहले पी क्या था भाई, पेज और अलाउंस, बट इस बार किसके लिए था भाई, सैलरी वाले बंदे के लिए था। किसके लिए था भाई, सैलरी वाले बंदे के लिए था। नेक्स्ट ए से क्या था, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट, पर वापस किसके बंदे के लिए था, सर्विस वाले। अरे पार्ट 2 बना ही किसके लिए है, सर्विस वाले के लिए, ठीक है। तो पी क्या था, पेज और अलाउंस, और ए क्या था, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। वेरी सिंपल, सिर्फ कितने क्लॉजेस है, 2 क्लॉजेस। थर्ड पार्ट, ठीक है, क्या है, पार्ट 3 FSI, क्या है, FSI। सबसे पहले नॉट बीइंग अ मेंबर फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब 5 साल नहीं हुए अभी भी वो क्या बता रहा है कि भाई ही इज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एफ से क्या है, फेलो। एस से भाई जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी थी वो इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं की, किसको नहीं की भाई, आईसीडी बीडीक्यू। याद है आईसीडी बीडीक्यू क्या था, इंस्टीट्यूट, वेरी गुड, ठीक है, काउंसिल, डायरेक्टर, डिसिप्लिन, बोर्ड, ठीक है। तो आईसीडी बीडीक्यू को जो सप्लाई करनी थी वो नहीं की। तो सबसे पहले एफ से क्या था भाई, फेलो। एस से क्या है, डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन। और लास्टली आई से क्या है भाई, जब दूसरे किसी के पास काम मांगता है तो वो इंफॉर्मेशन देता है नोइंग इट टू बी फॉल्स। तो व्हाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर, क्या, इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर। तो क्या है, एफ से फेलो, एस से क्या है, सप्लाइज द इंफॉर्मेशन, और आई से क्या है, इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क। ये हो गया हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 2 क्या था हमारा, पा क्या था, पहले पी से क्या था, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ। ए से क्या था, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। ये है हमारा पार्ट 3 FSI। क्या है, एफ से भाई फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। एस से क्या है, सप्लाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है, डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन, किसको, आईसीडी बीडीक्यू को। और लास्ट में आई से क्या है, इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क, दूसरे के पास से जब करता है वो इंफॉर्मेशन लेता है नोइंग इट टू बी फॉल्स। आगे बढ़ते हैं विद पार्ट 4, जिसमें भी सिर्फ 2 ही क्लॉजेज है, CO। सबसे पहले अगर क्रिमिनल कोर्ट ने आपको क्या किया है भाई, पनिश किया है, बट कितने टाइम से कम, 6 मंथ से कम। कितने टाइम से कम, 6 मंथ से कम। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा। और लास्टली ओ से क्या है भाई, अदर मिसकंडक्ट, मतलब इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ब्रिंग्स डिसरिप्यूट, क्या ब्रिंग्स डिसरिप्यूट। तो उसके भी हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो सी क्या था भाई, क्रिमिनल कोर्ट, और ओ से क्या है, ओपिनियन ऑफ द काउंसिल। अब यहाँ पे प्लीज 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 पूरी चीज वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जहां पे जिस क्लॉज लिखे हैं वहीं पे सिर्फ ये निमोनिक लिख के आए एंड इसको रिपीट करते रहिए, तो क्लॉजेस आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। तो अगर वापस एक बार रिवाइज करें तो पार्ट 1 क्या बोलता था भाई, आप और आप क्या है, सैड एसेस, क्या है, सैड एसेस। फिर उसके बाद पार्ट 2 क्या बोलता था, क्या पार्ट 2 बोलता था, पार्ट 3 बोलता था भाई FSI, और लास्टली पार्ट 4 हमको क्या बोलता है भाई, CO। ठीक है,
सो इसके साथ समाप्त होता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। क्या समाप्त होता है? हमारा फर्स्ट शेड्यूल। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द सेकंड शेड्यूल, विद 3 पार्ट्स ऑफ द सेकंड शेड्यूल। आई होप आपको ये पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझा। इसमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, बट ये कहना कि इसी में से आएगा गलत हो जाएगा। बट लेकिन इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द सेकंड शेड्यूल, उसमें से क्वेश्चंस हमने काफी बार ज्यादा देखे हैं। ठीक है,